हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ईआरएमएस टीजीटी साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो कि ये ईआरएमएस टीजीटी साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 23 दिसंबर को है। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि साइंस से 100% पूछे जा सकते हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये क्वेश्चन जो है होल सिलेबस से कवर है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अभी बिहार टीजीटी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसके रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनरली हम इसका सॉल्यूशन देखो, डिटेल सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है। गेटिंग, ये रेजिस्टेंस होता है। तो फॉर अ सेमीकंडक्टर, एम फिक्स, एल फिक्स, ई फिक्स, ए फिक्स एंड टाउ ऑल्सो फिक्स। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम इन केस ऑफ semiconductor it will remains constant. ठीक है, but in case of semiconductor n is the number density. ठीक है, तो होता क्या है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे सेमीकंडक्टर का हम, तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इज द नंबर डेंसिटी। क्लियर? तो यहाँ से ये पता चला जैसे जैसे हम क्या करेंगे सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होंगे, न्यू होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे। मीन्स एन क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सेमीकंडक्टर में एन इंक्रीज होगा, और एन इंक्रीज होने से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही होगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। क्लियर? तो हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो जब हम टेम्परेचर को, हम हीट को हम इंक्रीज करेंगे तो एन बढ़ेगा। एन बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो और इसका एक ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रो वर्सेस टी। ठीक है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। तो कभी कभी ये ग्राफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर के केस में कुछ एडिशनल नॉलेज, सेमीकंडक्टर के केस में जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अल्फा नेगेटिव यही रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली। क्लियर? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्वेश्चन भी लगभग हर किसी एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है। तो जनरली इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 वेव्स होती हैं, और उन वेव्स को जो लर्न करने का जो ट्रिक्स है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये इसमें जो ट्रिक होती है आपके पास ये है। ठीक है, राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। ठीक है, ये तो ये ट्रिक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको हम लर्न कर सकते हैं। तो आर स्टैंड फॉर रेडियो वेव, एम फॉर माइक्रोवेव, एम फॉर माइक्रोवेव, आई फॉर इंफ्रारेड, इंफ्रा इंफ्रारेड, वी फॉर विजिबल, वी फॉर विजिबल, एल फॉर अल्ट्रावायलेट, एक्स फॉर एक्सरे, गेटिंग, और जी फॉर गामा। तो ये दीज आर द 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देख लेते हैं इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। देखो गामा रे है, एक्स रे है, और मोर देन, तो इसमें क्या है, बीटा रे। बीटा रे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो बीटा रे होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं आती है। ठीक है, क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3,
कॉस्मिक रेज आर, जनरली जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो चार्ज होती हैं, पॉजिटिवली और चार्ज, ठीक है। तो कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, तो करेक्ट कॉस्मिक रे आर, ठीक है, चार्ज पार्टिकल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, जो इंडक्टेंस होता है हमारे पास, ठीक है, फाई इक्वल टू एल आई होता है, और एल इक्वल टू क्या होगा, 5/I, और फाई क्या होता है, बी डॉट डी एस, मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ अपॉन आई, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर और एम्पियर -1, ठीक है। इस तरीके से इसकी यूनिट होगी। पर ओम ओम सेकंड भी होगी नहीं, ओम पर सेकंड भी नहीं होगी, ओम पर सेकंड और सेकंड पर ओम भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जनरली जो एल की जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी इज द ऐसा यूनिट ऑफ एल। क्लियर। नाउ वही क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इंटू ए, ये होता है एम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आई करंट इंटू एरिया, तो एम्पियर, आई का एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ, एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग दिस, ठीक हो गया। तो जो ये जो कॉपर, कॉपर तो होता है गुड कंडक्टर है, ठीक है। इसके बाद जो लेड होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, पुअर। तो पुअरेस्ट की बात करेंगे तो पुअरेस्ट कंडक्टर इज द, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम करने के लिए जनरली ये काम को कौन करता है, सेल करता है। तो जनरली जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल, क्योंकि इसके नाम में ही फोटो छुपा है। फोटो मीन्स फोटोन, फोटोन मीन्स सोलर एनर्जी को जो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर। तो 7th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको वेक्टर क्वांटिटी। हमसे पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो देखो स्पीड, स्पीड स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका करेक्ट आंसर ही स्पीड हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। क्लियर। तो स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, स्पीड वेक्टर नहीं है तो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिख देता हूँ कि जो करंट है, करंट करंट वेक्टर है या स्केलर है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे आप। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये एलटी में भी आ चुका है, ठीक है, ये एलटी में भी आ चुका है। तो केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, केपलर जो का जो सेकंड लॉ होता है वो बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डीएल अपॉन डी टी, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द फिनोमिना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, तो इसका आंसर क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन, ठीक है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तभी तो बर्न होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस होता है 1/f मीटर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब N1 ये बात कर रहा है। तो वी नो दैट, हम एक एक्सप्रेशन जानते हैं, V इक्वल टू 1/137 C/N होता है। ग्राउंड स्टेट के लिए N इक्वल टू 1 होगा तो V क्या आ जाएगा, C/137 आ जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो C/137 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी क्या बोलता है कि ये जो होता है अल्फा, अल्फा की भी वैल्यू पूछ लेता है, अल्फा, अल्फा की भी वैल्यू होता है, इस अल्फा को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट,
क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं। तो कभी कभी हमसे क्या बोलता है कि अल्फा की भी वैल्यू बताओ, तो ये 1/137 इज द ऐसा है क्या वैल्यू ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्लियर। तो 13 का क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 14, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन एलटी में भी रिपीट हुआ है। अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट अ रेट ई वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर एट हाई टेम्परेचर टी। ठीक है। तो व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस टू T/3 केल्विन, ठीक है, तो ये पूछ रहा है तब उस समय क्या होगा। देखो वी नो दैट, इसके लिए हमको स्टीफेंस लॉ आना चाहिए कि जो स्टीफेंस लॉ बताता है कि जो एनर्जी होती है रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 होती है, वेयर सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली हमारे पास क्या है, ये है इनिशियली जो इनिशियल कंडीशन है जब एनर्जी ई है, एनर्जी ई है उस समय टेम्परेचर कितना है, टी है, तो एट द टाइम ये हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। अब सेकंड केस में क्या होगा, जब टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है T/3 तो उस समय एनर्जी भी चेंज होगी। सपोज ई डैश इक्वल टू T/3 का होल 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई डैश इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, 3 3 जा 9, 81। ठीक है, 81 आ जाएगा। तो अब हम इसे इसे वन और टू, फ्रॉम 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि जो ई डैश होगा सिग्मा टी की पावर 4 को मैं ई सिग्मा टी की पावर 4 को ई लिख देता हूँ, ई अपॉन क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टीफन्स लॉ 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से रेशियो वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। ये क्वेश्चन भी क्या हुआ है, एल टी 2000, ठीक है, ये 19 में पूछा गया है, एल टी में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, सपोज दैट ये है साइक्लिक, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस इनिशियल और आफ्टर रिटर्निंग ये फिर से इनिशियल पोजीशन में आ गई। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इनिशियल पोजीशन इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन होगा। इसका मतलब सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में फिर से अगर लौट के आ रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक हो गया। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हमेशा क्या है, अनचेंज रहेगी। क्लियर। तो 15th का सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16, द यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की जो यूनिट, ये हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी की होती है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। डेसिबल इज द ऐसा यूनिट ऑफ साउंड। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1/λ होता है। ठीक है। तो डेसिबल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, डोमेन्स आर फॉर्म्ड। डोमेन्स आर फॉर्म्ड इन विच द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। डोमेन क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं जहाँ पर क्या होता है, सारे सारे जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी स्पिन क्या होती है, सेम होती है। तो जनरली ये जो डोमेन्स का कॉन्सेप्ट आता है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आता है। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ये होता है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो सिस्टम के साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक हो गया। और जो करता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। गेटिंग। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा, मास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये मास पर और साइज ऑफ उस पर डिपेंड नहीं करता है, म्यू इक्वल टू C/V होता है। तो इसीलिए क्या होगा, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन भी LT 2019 में आया हुआ है। तो ये डेफिनेटली ERMS जो कल TGT साइंस का एग्जाम है उसमें इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%। ठीक है। तो टू टू लेंसेज हैं, सेम ही है, टू लेंसेज को एक्चुअली सेम लेंस हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है। अगर अलग अलग हो गए तो F1 है और F2 इनको सेम रखा गया है, कॉन्टेक्ट में रखा है रिजल्टेंट पावर। तो देखो जब जब दो लेंस को हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आती है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आती है। तो हमसे पावर के लिए बात कर रहा है।
पावर, तो पावर क्या होती है 1/f होता है। इस 1/f को हम क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं p। p इक्वल टू आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, या f1 प्लस f2 इक्वल टू f1 f2 इज द, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट पावर। क्या, p इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2, जो कि क्या है बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन करा, कॉर्पलस्कुलस ने किया नहीं, वेव नेचर बोहर थ्योरी ने किया नहीं, ठीक है, और वेव नेचर भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बहुत ये सारी थ्योरीज जब फेल हो गई तो फिर क्वांटम फिजिक्स ने क्या करा, प्लैंक ने क्या किया, क्वांटम हाइपोथेसिस की हेल्प से क्या करा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से। ये बताता है कि जो लाइट है वो कंटिन्यूस नहीं आते हुए क्या आता है, एनर्जी ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में आता है, उनको हम क्या करते हैं, फोटोन बोलते हैं, और जो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है क्या होती है, एच होता है। क्लियर हो गया, तो ये तो हेडिंग, तो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कल टीजीटी साइंस ईएमआरएस का जो टीजीटी साइंस जो कल एग्जाम है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, आप भी अपना आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया इसको भी आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो के लिए, ठीक है, आप चैनल में अपनी रिएक्शन देते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।